हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे कैसे हो आप सब। मेरा नाम विशाल तंवर। मैं एक बार फिर आपके बीच में हूँ कुछ करंट अफेयर के टॉपिक लेके। आज 18 मार्च के 2024 को जो भी करंट की न्यूज़ है, आज हम सभी वह डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे सबसे पहले हमारे पास एक पहली न्यूज़ आती है जिसका नाम है ड्रैगन फायर। ठीक है। ड्रैगन फायर, ब्रिटेन ने हाल ही में अपने ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन ड्रैगन फायर एनर्जी वेपन, ठीक है, जिसको अगर अपन एक ब्रीफली नाम देना चाहें तो अपन क्या कह सकते हैं, LDEW। LDEW इसका एक सफल परीक्षण किया है। किसने किया है? ब्रिटेन ने। मैं आपसे अभी 2 दिन बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, तो आप सब ध्यान रखना है। उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि कौन सी चीज़ कहाँ से बिलोंग करती है, तो आप सब ध्यान से इस चीज़ को देखना। सेकंड बात, ये जो हमारा ड्रैगन फायर है, ये 1 किलोमीटर दूर से एक सिक्के जितने, एक सिक्का भी किसका? यूरोपियन सिक्का। एक यूरोपियन सिक्के जितने छोटे लक्ष्य को भेदने के बराबर की सटीकता रखता है। मतलब इतना पावरफुल वेपन है ये। एक छोटा सा सिक्का होता है ना, उसको भी भेज सकता है। इतना पावरफुल रहेगा ये। जैसे कि यहाँ इसमें आप देख सकते हो कितना पावर लगा के ये ऊपर जा रहा है ना, एकदम एक लेज़र, एक बीम लाइट की तरह। ठीक है। इसके अलावा इसमें हम देखेंगे कि इसकी प्रभावशीलता लक्ष्य को भेदने, संभावित रूप से संरचनात्मक विफलता का कारण बनने या आने वाले हथियारों को बाधित करने की क्षमता में निहित है, जिससे यह एक दुर्जयी रक्षात्मक संपत्ति बन जाती है। ठीक है। यहाँ पे एक हिंदी का बहुत ही अच्छा शब्द आया है। ठीक है। दुर्जय का मतलब क्या होता है? जिसे जीतना कठिन हो, उसे क्या कहते हैं? वो दुर्जय कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा हम आगे आगे चलेंगे इसमें। जैसे कि आगे हम देख सकते हैं ड्रैगन फायर लेजर प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण लाभ इसकी लागत प्रभावशीलता है। मतलब इतना आप देखोगे कि इतना इकोनॉमिकल कॉस्ट में ये बना है ना, कि काफ़ी काफ़ी तारीफ के लायक है ना। 10 सेकंड के विस्फोट के लिए लेजर को फायर करने की लागत 10 यूरो से भी कम है। मतलब देख लीजिए, भारत के एक बड़े पिज्ज़ा की कीमत के बराबर एक फायर कर रहा है ये। तो कितना इकोनॉमिकल वे में इसको बनाया गया है, कितना अच्छी चीज़ें इसमें यूज़ की है, कितनी प्रभावशीलता इसमें दिखाई है, ये वाकई एक काबिल तारीफ़ है। इसके अलावा इसमें एक पारंपरिक मिसाइल आधारित रक्षा प्रणालियों के बिल्कुल विपरीत है, जो कुछ रक्षा कार्यों के लिए दीर्घकालिक कम लागत वाला विकल्प प्रदान करती है। तो फिलहाल ब्रिटेन के पास ये एक बेस्ट चीज़ है, जो उनको एकदम मिनिमाइज कॉस्ट पे एक अच्छी चीज़ मिल रही है, जो उनके शायद एक बहुत अच्छा साबित होगी, है ना। ठीक है। इसके अलावा दूसरी न्यूज़, हमारे दूसरा एक करंट क्वेश्चन ये भी आ सकता है। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसमें कि हमारे जो रतन टाटा सर है, उनको PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है। किस चीज़ के लिए अगर किया गया है? परोपकार कार्यों के लिए। ठीक है। रतन टाटा जो हमारे टाटा ग्रुप के चेयरमैन है ना, ये PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया था। ठीक है। यह उन व्यक्तियों के लिए मान्यता का पुरस्कार है जिन्हें सामाजिक कल्याण एवं मानवीय कारणों के लिए असाधारण समर्पण प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात ये जो पुरस्कार है ना, ये जो पुरस्कार है, ठीक है, ये PV नरसिम्हा राव पुरस्कार, ये सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में जिसने एक अमूल्य
कार्य किया है उनको प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे कि आप सबको पता ही है, रूस में 5वीं बार पुतिन राष्ट्रपति बने हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 5वीं बार उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीता है। हालांकि इनके सामने कोई खड़ा होता ही नहीं है, सरकार भी इन्हीं की होती है। यहाँ पे चुनाव तो होते हैं, लेकिन हम उनको एकदम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं कह सकते। ठीक है, इसके अलावा पर चुनाव के जो प्रारंभिक नतीजे थे वो 76.1% वोट के साथ पुतिन की जीत का संकेत दे रहे थे। ये ठीक है, एक नॉर्मल याद रख लेना, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि पुतिन का जो ये कार्यकाल है ये कौन सी बार वाला होगा, तो हम ये कह सकते हैं ये 5वीं बार राष्ट्रपति चुनाव जीता है, तो पांचवा कार्यकाल है इसका, है ना। ठीक है, अब इसके राष्ट्रपति वापस बनने के क्या अर्थ हो सकते हैं, क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो जो पश्चिमी देशों, वेस्टर्न देश जिनके साथ अभी हम काफ़ी टाइम से देख ही रहे हैं, यूक्रेन हो गया, इन सब के साथ इसका काफ़ी मतभेद चल रहा है, युद्ध भी हो रहा है। ठीक है, तो ये जो वापस पुतिन आए हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं ये तनाव की स्थिति में पुतिन को मजबूत दिखाया गया है। ठीक है, सेकंड बात यह है कि यूरोप में अभी भी इनकी आलोचना की जा रही है कि इन्होंने चुनाव है जो गलत तरीके से करवाए हैं ना। तो ये तो पक्ष विपक्ष का हमेशा चलता ही रहेगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट खबर आती है, हमारे जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, उन्होंने जो पैरा तीरंदाज शीतल देवी को PWD राष्ट्रीय आइकॉन नामित किया है, PWD। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ नहीं, आप बस शीतल देवी जी का नाम याद रखिएगा, जो एक पैरा तीरंदाज है। इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन बनने लायक नहीं है। ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सहयोग से एक भारतीय बंदिर क्रिकेट संघ टीम और दिल्ली एवं जिला कलेक्टर संघ टीम के बीच एक प्रदर्शनी क्रिकेट मैच का आयोजन किया था। इसी में इनको PWD श्रेणी में आइकन घोषित किया। तो आप एक ब्रीफली देख लीजिएगा, इसको पढ़ भी लीजिएगा, है ना, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो दूसरा एक रह गया टॉपिक ये है कि जो हमारा पाम ऑयल होता है ना, मिशन पाम ऑयल चल रहा है, उसके तहत अरुणाचल प्रदेश में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हो गया है। कहाँ पे हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा आप सब, है ना। देश की बड़ी पाम ऑयल कंपनियों में से एक, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है 3F ऑयल। जो 3F ऑयल है ये इसका ही संयंत्र है। ये अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में रोइंग में स्थापित किया गया है। ठीक है, इससे क्या है, जो हमारी खाद्य तेलों की जो आत्मनिर्भरता है वो और बढ़ जाएगी, है ना। इसके अलावा ये एक अत्याधुनिक ऑयल पाम संयंत्र है। इसमें प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग दोनों की सुविधा मिलेगी। यह शून्य अपशिष्ट संयंत्र है, अर्थात इससे कोई भी अपशिष्ट नहीं बचेगा। इसमें जो भी अपशिष्ट होगा उसको वापस यूज़ कर लिया जाएगा। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि ये पर्यावरण के लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। लेकिन ये चीज़ें हमको भी पता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, पर्यावरण को तो नुकसान होता ही है। ठीक है, हम कुछ चीज़ें कम कर सकते हैं, है ना। और यह अरुणाचल प्रदेश का भी पहला ऑयल पाम संयंत्र है। ठीक है, इसके अलावा हम हमारे दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। तो दूसरे टॉपिक में आप देखोगे एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, मिशन 414 क्या है। ठीक है, मिशन 414 क्या है? सबसे पहले ये किसके द्वारा आया? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा आया है। ठीक है, कहाँ पे किया है? हिमाचल प्रदेश में किया है। ठीक है, सेकंड बात है इसमें इसके अंतर्गत क्या है? ठीक है, इसके अंतर्गत ये है कि वहाँ पे जो भी 414 मतदाता केंद्र हैं उन पे
उच्च मतदाता प्रतिशत मतलब अत्यधिक जो एक टारगेट फिक्स किया है उससे ज़्यादा मतदाता अपना मत दें, है ना। जो पिछले साल चुनाव में लगभग 60% से भी कम था, उसको अब बढ़ाएं। इसके अलावा अभियान के प्रयासों का उद्देश्य 1 जून को 6 विधानसभा सीटों और 4 लोकसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के साथ लोकतंत्र को बढ़ाना है। सो इसका अल्टीमेटली इफेक्ट ये होगा कि भाई ज़्यादा लोग वोट देंगे तो ये एक अच्छी बेहतर सरकार चुनने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। जनता को अपने राइट्स पता चलते हैं और वो एक अब हमारे राष्ट्र निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से एक सहयोग करते हैं, है ना। तो सबको वोट देना चाहिए, आप सब भी दीजिएगा वोट, है ना। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। कल मैं फिर आऊँगा आपके साथ कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तो कल इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा, है ना। इसके अलावा अगर मैं ये PDF है जो टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूँगा, और कोई भी इशू हो मुझसे पूछिएगा, ठीक है सर।